नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेश झा आपके बीच आज टॉक शो का उद्घाटन करने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और आपको पता है, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता के लिए आज रात्रि के 8:30 बजे 25 दिसंबर को ये कार्यक्रम हम खास मेहमान के साथ करने जा रहे हैं, जिसमें आप राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के ऊपर सच आपके सामने कार्यक्रम में आज हम लोगों के बीच दिल्ली के और देश के लोकप्रिय नेता सुरेंद्र सिंह कमांडो साहब हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सुरेंद्र सिंह कमांडो जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में अपना सरकार बनाने के लिए अन्ना आंदोलन के बाद बहुत कसमकस से कांग्रेस के विरोध में अपना शक्ति लेके उभर रही थी, तो उस समय सुरेंद्र सिंह कमांडो ही असली चेहरे के रूप में अरविंद केजरीवाल जी ने सामने रखकर चुनाव लड़ा था। शुरुआती चुनाव में जो चेहरा पूरे दिल्ली ने देखा, जो चेहरा पूरे देश ने देखा, वो कोई और नहीं बल्कि 2 बार के विधायक एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह हम लोगों के बीच में हैं। आज हम लोग उनके साथ कुछ सच के सामने कार्यक्रम में हम लोग जानेंगे कि कैसे सुरेंद्र सिंह कमांडो ने एनएसजी में कार्य किया, कैसे कमांडो और आर्मी के रूप में उन्होंने देश को अपनी सेवाएं दी और कैसे फिर राजनीतिक जीवन में आए और फिर राजनीति में कैसे आम आदमी पार्टी से बढ़े और आज वो भारतीय जनता पार्टी में स्थापित हो चुके हैं और राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता को लेके भारतीय जनता पार्टी के साथ एक नए दिल्ली के निर्माण के लिए वो कदम बढ़ा चुके हैं। हम स्वागत करते हैं और हम कुछ सवालों के साथ सुरेंद्र सिंह कमांडो जी को हम चाहेंगे कि उनके साथ आप सभी के बीच में सच आपके सामने कार्यक्रम के माध्यम से कुछ बातें आपके बीच रखा जाए। सुरेंद्र साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप एक जुझारू व्यक्तित्व हैं। बचपन के दिनों से ही हम लोगों ने ये जाना है कि आपके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और आपने एनएसजी ज्वाइन भी किया और न सिर्फ केवल देश की सेवा की बल्कि आपने देश के लिए कई महत्वपूर्ण लड़ाई लड़े। कारगिल की लड़ाई 1999 में भी आपने लड़ा देश के लिए और विजयी हुए। आपने 2008 में 26/11 की भी युद्ध लड़ी। हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में आप बताएं, देशवासियों को ये सच सामने आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमन करता हूं, सलूट करता हूं और राजेश झा साहब को भी मैं सलाम करता हूं कि सलूट तिरंगा का बहुत बड़ा अभियान और देश में जगह जगह जाकर इलाकों में जाके युवाओं के अंदर देशभक्ति का जज्बा भरने का काम करते हैं, देशभक्ति से लोगों को ओत-प्रोत करने का काम करते हैं। तो राजेश जी भी हमारे बहुत बड़े योद्धा हैं इस देशभक्ति की लड़ाई में। मैं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा, वहाँ मैंने बास्केटबॉल का मैं अच्छा खिलाड़ी था खेल के माध्यम से। और हमारे गांव के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फौजी हैं, हर घर में फौजी है, खिलाड़ी बहुत हैं हमारे गांव में, पहलवान बहुत हैं। हमारे गांव में ओलंपिक से भी गोल्ड मेडल लेके बच्चे आए हैं। इसी कड़ी में जो है मैं भारतीय सेना में 97 में भर्ती हुआ। हमारे दादाजी थे, वो भी फौज के अंदर थे, चाचे ताऊ बहुत सारे परिवार के लोग सेना में ही हैं। 97 के बाद फिर ट्रेनिंग होने के बाद 99 वाला वार हुआ। उस लड़ाई में जो ना हमारी ड्यूटी कारगिल के अंदर द्रास सेक्टर के अंदर ही लगी। मैं ग्रेनेडियर रेजिमेंट में था, सेकंड ग्रेनेडियर मेरी यूनिट है। तो हमारी 18 ग्रेनेडियर, 22 ग्रेनेडियर और सेकंड ग्रेनेडियर 16 ग्रेनेडियर द्रास सेक्टर जो टाइगर हिल वाली लड़ाई हुई उस लड़ाई के अंदर शामिल रहे।
उस लड़ाई के बाद जो है ना 2 साल तक उसी एरिया में ड्यूटी रही। उस लड़ाई के दौरान जो है ना पहाड़ियों पर पोस्ट नहीं थे, जो जहाँ पोजीशन मिली उसी पोजीशन में रहे। तो लगभग हम एक ऐसी पोजीशन में फंसे रहे 14 महीने बाद हम पोस्ट से नीचे उतरे थे। वहाँ इतना ज़्यादा बर्फ गिर गया जो है ना 60-60, 65-65 फुट। और द्रास सेक्टर जो है ना वर्ल्ड का सेकंड कूल प्लेस जगह है। तो उस समय भी हम लोगों को जो हमारी टीम थी उसको जब उतरे तो रक्षा मंत्री ने हमारा स्वागत किया था वहाँ द्रास में जाके। उसके बाद ड्यूटी चलती रही, कभी जम्मू कश्मीर में अनेकों ऑपरेशन करे, क्योंकि इन्फेंट्री का काम जो है ना सीधे मुठभेड़ करने का रहता है। 26/11 का हमला हुआ, ऐसे चलते चलते 2008 का साल था। उस समय मैं एनएसजी के अंदर कमांडो की भूमिका में था। जब 26/11 के हमले के दौरान ताज होटल के अंदर जो आतंकवादी आके घुसे, और वो हमला नॉर्मल हमला नहीं था, वो पाकिस्तान का किया हुआ हमला था। और कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा सरकार उस हमले में जो ना पाकिस्तान के साथ मिली हुई थी। उस समय की इतनी कमजोर सरकार थी कि उस दिन जिस दिन वो हमला हुआ उस दिन पाकिस्तान का विदेश मंत्री जो है ना हिंदुस्तान के अंदर आया हुआ था यहाँ पे। तो उस समय प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से मनमोहन सिंह साहब थे, मनमोहन सिंह, कांग्रेस की सरकार थी। और जो है गृह मंत्री साहब ने हमको जो ना एयरपोर्ट के ऊपर डिले किया एनएसजी को 3-4 घंटे तक। वो वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर भाषण प्रदर्शन करते रहे, तब तक इन्होंने कुरैशी साहब को बाहर भेजा और फिर कहने लगे कि मैं भी आप लोगों के साथ ही जाऊंगा, मैं ड्रेस बदल के आता हूँ। फिर एनएसजी गई, रात भर का टाइम यहाँ ही निकाल दिया। वो ऑपरेशन लॉन्च हुआ। उस हमले के अंदर जो है ना एनएसजी ने जाने के तुरंत बाद जो है ना नरीमन हाउस का ऑपरेशन खत्म किया, ओबराय होटल का ऑपरेशन खत्म किया। 2 मिलिटेंट ओबराय होटल के अंदर मारे, 2 मिलिटेंट नरीमन हाउस के अंदर मारे। और जो है ना ताज होटल में वो हमला लंबा चलता रहा। उस लड़ाई में जो ना ताज वाली लड़ाई के अंदर मेरी ड्यूटी लगी थी। हमारे साथी की जो टीम थी हमारी पूरी, वो लगातार जो ना ताज में काम कर रही थी। जो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे उन निर्दोष लोगों को बाहर जिंदा निकालना बहुत ही कठिन काम था। उन सब लोगों को लगातार हम निकाल रहे थे। कमांडो साहब, मैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि आप लोगों को बचाने के काम कर रहे थे। तो एक तरफ से गोलियों की बरसात हो रही थी, आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, किसी को नहीं देख रहे थे, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, महिला हो। तो आपने उस समय कैसे लोगों को बचाया और कितने लोगों को बचाया, ये भी जनता जानना चाहती है। हमारी टीम ने मैंने 627 आदमी को ताज होटल से रेस्क्यू किया और 2 मिलिटेंटों को मैंने जख्मी हालत में जो ना मारा। वो मैं पूरी कहानी आपको बताना चाहूंगा। तो लोग कमरों में थे, उनको बाहर निकाला जा रहा था। तो एक टीम के अंदर 20 आदमी की टीम होती है, एक ऑफिसर होता है और जो है ना 19 कमांडो होते हैं। 5-5 आदमी की एक हिट होती है, छोटी हिट काम करती है एनएसजी की। एक उसका टीम हिट का कमांडर, 4 कमांडो। तो उस तरीके से जब हम लगातार निकाल रहे थे, उसी दौरान जो ना बाहर से कॉल आया, भाई आप फलाना नंबर रूम से निकालो। तो उन्नी कृष्णन साहब जो ना अंदर टीम को लीड कर रहे थे उस समय। तो जब वहां जाने लगे तो जो पुराना ताज होटल के अंदर पुराना गेट है ओल्ड ताज, उसके वहां पे सीढ़ियां हैं दोनों तरफ से जाने की। जब उन सीढ़ियों में चढ़ने लगे तो चारों तरफ से आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दिया। अच्छा। उस दौरान नंबर 1 के ऊपर सुनील यादव करके एक लड़का चल रहा था, उसको 7-8 गोलियां लगी, सुनील जोधा को। दूसरे नंबर पर भी सुनील यादव चल रहा था। उसने उसको जैसे पकड़ा तो उसको 2 गोली हिप में लगी, वो भी सीढ़ियों से गिरा। तीसरे नंबर पर मेजर उन्नी कृष्णन साहब चल रहे थे, उन्होंने सीढ़ियों में से जंप करके ऊपर के फ्लोर के ऊपर अंदर घुसे। वो अंदर घुसे तो उनको एक गोली जो है ना यहाँ मिलिटेंट ने यहाँ गोली मारी हुई थी, यहाँ से पीछे उनको हेड शूट कर दिया। और उसके बाद राजवीर को, उनको पूरी मतलब टीम को हीट को चोट लगी वहाँ पे। तो तुरंत उस हीट को संभाला, उसके बाद उनको मेडिकल भेजा गया। उसके बाद जब चलने लगे तो वहाँ से जो है ना मेजर उन्नी कृष्णन साहब का रेडियो सेट मिलिटेंट उठा के ले गए और साथ ही जो है ना उसका हथियार भी साथ लेके चले गए। अच्छा। एक कमांडो के पास, हम लोगों के पास 2 हथियार होते हैं, एक पिस्टल होता है, एक MP5 होती है। उसके अलावा भी कमांडो चाकू होता है, ग्रेनेड होते हैं। तो
तो उस समय आपके जहन में क्या बात चल रही थी कि चारों तरफ देख रहे होंगे कि खून ही खून बरसा हुआ है, लोग बिखरे हुए हैं, कोई सहायता मांग रहे होंगे, अलग अलग रूम से आवाजें आ रही होगी, तो उस समय आपको भी तो अंदर से डर तो लगता होगा कि निडर होकर आप लड़ रहे थे। जो एनएसजी है, पहली बात तो आर्मी के अंदर ही जो भी सैनिक देश की एकता और अखंडता के लिए शपथ ग्रहण कर लेता है, उसका भय निकल जाता है और वो मरने मारने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। देश का हर सैनिक जो ना देश पर बलिदान होने के लिए, न्यौछावर होने के लिए हमेशा तैयार है। और उसके बाद जो एनएसजी के अंदर चला जाता है वो तो बिल्कुल छठे हुए कमांडो, बिल्कुल पूरी इंडियन आर्मी में से छांट के लिए जाते हैं और उनको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है और इतनी ट्रेनिंग के बाद जो है ना अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जी जी जी। क्योंकि जब आप इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर लोगे तो आप ये समझो जो ना आप के बराबर का कोई आदमी नहीं है। तो जब उस कॉन्फिडेंस के साथ हम लड़ाई लड़ते हैं, अंदर से ये भय तो सबको होता है, मरने का, मारने का, सारी चीजों का होता है, पर जब एनएसजी में जो बंदा आदमी जो चला जाता है वो हंस के बलिदान अपने शरीर को कर सकता, देश के ऊपर मरने के लिए पता होता है हमको। हम जो है ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती, और सिर्फ एनएसजी एक ऐसी फोर्स है जो ऑफेंसिव लड़ाई, बाकी सब डिफेंसिव लड़ाई लड़ती है। जो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ेगा, जो पहले एंट्री करेगा, उस आदमी को गोली लगनी ही लगनी है, 1 नंबर 2 नंबर वाले को। हम लोगों ने सुना था कि आप लड़ाई में घायल भी हो गए थे और काफी दिन तक परेशान भी थे, और जो वर्तमान सरकार थी उसने कोई मदद आपको नहीं किया, इसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं। तो उस हमले में जब वहां पे मिलिटेंटों को मारा मैंने, तो मिलिटेंटों ने भी मुझे गोलियां मारी, मुझे पूरा स्प्लेंडर लगा, मुझे सुनना बंद हो गया कानों से, और जख्मी हालात में मैंने 2 मिलिटेंटों को जो ना मौत के घाट उतारा, 627 आदमी को होटल से ऑन रिकॉर्ड रेस्क्यू किया। अच्छा। उसके बाद जो ना हमारा ट्रीटमेंट चलना शुरू हुआ। उस समय कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार थी और एक भ्रष्टाचारी पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे। जी जी जी। जो लोग उस हमले में शामिल नहीं हुए, जिनका दूर दूर तक लेना देना नहीं, जो लोग दिल्ली के जनपद के ऊपर जो ना 10 जनपद की कुतियाओं को घुमा रहे थे, उन लोगों को गैलेंट्री अवार्ड दिए गए। तब हमने अपनी बात को उठाया, हम लोगों को गैलेंट्री अवार्ड क्यों नहीं दिए गए। 7 कमांडो ताज होटल के अंदर डिसेबल हुए, 2 कमांडो नरीमन हाउस के अंदर डिसेबल हुए जिनको गोलियां लगी। 9 कमांडो में किसी भी आदमी को एक भी गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया, और उस हमले में 150 से ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड दिए गए हैं, और 4-5 तो पुलिस को अशोक चक्कर दिए गए हैं जो ऑपरेशन के अंदर शामिल ही नहीं थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, करकरे के पास हथियार नहीं था, कामटे के पास हथियार नहीं था, उनके साथ एक ड्राइवर था सालासर, उसके पास हथियार, वो किसी पार्टी में रंगरलिया मना के और वहां से गुजर रहे थे जब मिलिटेंट ने उनको मार दिया। अच्छा। उन लोगों को अशोक चक्कर दिए। अच्छा। और जो 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के अंदर एनएसजी कमांडो थे ही नहीं, उन लोगों को गैलेंट्री अवार्ड दिए गए जो यहाँ पे वीआईपी सिक्योरिटी के अंदर घूम रहे। तो फिर आपको ऐसे बहुत सारे सेना के जवान होंगे, एनएसजी कमांडो होंगे जिन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, आपने बहुत लड़ा, तो फिर ऐसे तो बहुत लिस्ट होगा जो सरकार ने उनको अनदेखा किया। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा धांधली और धोखाधड़ी का काम कांग्रेस के टाइम के ऊपर होता था। जो इनकी पैरवी करते थे, जो इनकी चापलूसी करते थे, उन चापलूसों को अवार्ड दिए गए। और उसके साथ ही जब ये मुद्दा उठा, हम लोगों ने उठाया, अब जो ना हम लोगों को गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिले, वो न्यूज चैनलों में भी चला, कई सारे सहारा के चैनल में भी चला, देशभक्तों के कमांडो मांग रहे इंसाफ, देशभक्तों का दर्द। जी आया था, सुने थे हम लोग, देखे भी थे। उसके बाद जो ना इन लोगों ने, इन भ्रष्टाचारियों ने मुझे मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया। अच्छा। और मेडिकल बोर्ड आउट करने के बाद 19 महीने बाद पेंशन मिली थी। 14 महीने बाद जब इन्होंने कसाब को, जिसको हमने पकड़ा, उस कसाब के ऊपर कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने 54 करोड़ रुपए उसकी देखरेख में खर्चा। और मैं जब लड़ने के लिए गया था, मेरा 3 दिन का बेटा था, छोटे छोटे बच्चे मेरे, और मुझे मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया। ना मेरा इलाज करवा रही थी सरकार, ना मुझे पेंशन दे रही थी, ना मुझे कोई भी सुविधा नहीं दे रही थी। तब अन्ना हजारे के मूवमेंट के बाद जब जिस दिन कसाब को फांसी पर लटका, उस दिन मैंने बताया अब मुझे पेंशन नहीं मिल रही है, और इस देश के दुश्मन गद्दार जिसने हमारे देश के 166 लोगों को मौत के घाट उतारा है, उस पर तुम लोगों ने 54 करोड़ रुपए खर्च दिए। तो तब जो ना ये बैकफुट पे इन्होंने पहले मुझे कहने लगे नहीं हम इनको पेंशन दे रहे हैं। उसके बाद जो ना डीजी एनएसजी ने बोला 26/11 का जो हीरो है कमांडो सुरेंद्र सिंह, उसका क्लेम सही है, वो हमारे पास डेपुटेशन पर था, उस हमले में डिसेबल हुआ था। ये हमने पेपर के माध्यम से पढ़ा था, कई सारे अखबारों में लिखा कि एनएसजी सुरेंद्र सिंह कमांडो इज ए हीरो ऑफ द वार।
ये हीरो वर्ड आने के बाद भी, और आप लोगों ने इतनी लड़ाई लड़ी, उसके बावजूद भी आप सरकार से भी एक लड़ाई लड़ रहे थे उस समय। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आपको उस समय वर्तमान सरकार से भी लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। खैर, बहरहाल अब हम लोग दूसरी बात पे आते हैं। हम लोग ये भी जानना चाहते हैं आपसे, चूंकि आप दिल्ली और देश का एक चेहरा हैं और अभी हाल में ही आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, संबित पात्रा जी और प्रदेश अध्यक्ष के वर्तमान में रहते हुए आप सभी को, और आपके साथ कई और विधायक ने भी ज्वाइन किया। क्या मन में चल रहा था, क्यों आप लोग आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी को आपने खड़ा किया, जिसके आप फाउंडर मेंबर रहे हैं, और आपके चेहरे पे ही चुनाव लड़ा गया है, अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले आपको आगे रखा, वो दौर भी हमने बड़ा नजदीक से देखा है, और दोनों बार जब आप चुनाव लड़े तो उस समय काफी सीटें आई। तो क्या ऐसे मन में क्या चला जो आपको भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा? जब अन्ना हजारे जी के मूवमेंट के बाद में जब अलग पार्टी बनाने का निर्णय लिया, पार्टी बनाएंगे, तो उस समय जो है ना, इन्होंने मुझे पकड़ लिया। लोगों की भावनाओं के साथ खेलना ये आदमी अच्छे से जानता, किस तरीके से लोगों के देश के सेंटीमेंट के साथ खेलना है। अच्छा, क्योंकि मेरा मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइट था उस समय के ऊपर। और उसके बाद जो पार्टी का गठन किया, सब जगह मुझे घुमाते रहे, हर जगह कमांडो सुरेंद्र सिंह की पेंशन कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने नहीं दी, और इनकी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को हम आगे लेके आएंगे। जब पार्टी का गठन हुआ 26/11 के दिन, तो पहले दिन घोषणा की ये हमारा पहला उम्मीदवार है पार्टी का, जहां भी चुनाव होगा ये लड़ेगा। हर जगह पता है मुझे। अब दिल्ली में चुनाव हुआ, मुझे चुनाव लड़ाया और हमारी 28 सीटें आई, हम जीते जी। कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और सरकार को चलाने का काम किया। तो बहुत सारे मुद्दे हमने अच्छे तरीके से करना शुरू किया। अब ये देश का सबसे बड़ा चीटर है अरविंद केजरीवाल। अच्छा। और बाहर के जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो बाहर की ताकतें हैं, जैसे खालिस्तान हो गया, बिल्कुल ये मिडिल ईस्ट में बैठे हुए लोग सब हैं, इनके साथ क्या इनका साठगांठ है क्या? आपको ऐसा लगता है? इनके साथ इनकी साठगांठ है, और वो ताकतें देश को कमजोर करने के लिए पैसा लगाती हैं जी। वो चलते दूसरी बार भी हम विधायक बने, दूसरी बार भी अच्छा काम किया, पर जो कई सारे मुद्दे जो देश की एकता और अखंडता और देश की रक्षा की जब भी बात होती है, वहां हम पहले भी देश पर मरने मिटने के लिए तैयार थे, आज भी हिंदुस्तान के लिए मरने मिटने के लिए कमांडो सुरेंद्र सिंह तैयार है, और सुरेंद्र सिंह जैसे लाखों फौजी तैयार है। जब देश सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, देश के सैनिकों ने पाकिस्तान के गढ़ में जाके उसको निस्ते नाबूद किया, और वहां पाकिस्तान के अनेकों सैनिकों को मार के हमारे सैनिक वापस आए, तो केजरीवाल ने देश के सैनिकों के ऊपर क्वेश्चन उठाया कि क्या प्रूफ है कि सेना ने ये सर्जिकल स्ट्राइक किया है। तब मैंने केजरीवाल को कहा, तू देश का द्रोही है, गद्दार है तू, ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं देश की सेना के लिए, आप माफी मांगो। तो आप लोगों के मन में ऐसा ही विचार आ रहा होगा जब इनके करतूत आप देखते होंगे कि सेना पे सवाल उठा रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, इनके कई सारे मंत्री आज जेल के अंदर हैं, इनके पंजाब में भी इन्होंने झूठ बोलकर सरकार बना ली है, दिल्ली के अंदर, और दोनों जगह के स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर हैं। तो इनके साथ ये लोग कौन जुड़े हुए और लोग क्यों इनको वोट देके जिता रहे हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। दिल्ली का 70,000 करोड़ का बजट है, जिसको 2-3 आदमी ही खर्च करते हैं। एक तो जो देश के लिए, जो दुनिया के लिए एक नमूना पेश हुआ है, ऐसा जेल मंत्री है जो जेल के अंदर है, बताइए, बाहर नहीं है जेल के। भ्रष्टाचारी है, इतना बड़ा भ्रष्टाचारी, देश को ये सच जानना चाहिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचारी जो लोग थे वो इसके नजदीक रहे। दूसरा मनीष सिसोदिया जी, जो भी जाने वाला है जी, एक स्कूल का कमरा 40-40, 30-30, 35-35 लाख में एक कमरा 10 बाई 15 का बना रहे हैं। ये जो 3 लाख रुपए में तैयार हो जाता है, वो भी गाटर टुकड़ी का, लेंटर भी नहीं डाले, टेम्परेरी वाला। अभी सीबीआई ने सर जो चार्जशीट जारी किया है उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं है, और मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जो जांच पड़ताल चल रहा है, तो ये एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है। हालांकि कोर्ट ने यह बोला है कि यह जांच का प्रक्रिया चल रहा है, अभी इनको मुक्त नहीं किया गया है, लेकिन चार्जशीट में नाम नहीं है। तो इसमें भी क्या केजरीवाल जी का कोई कलाकारी है या क्या है? पहले पिछली बात को कंप्लीट करता हूं। तो वो सारा भ्रष्टाचार का पैसा, और जो बाहर की ताकतें जो पैसा है लेके आती हैं, उस भ्रष्टाचार से ये इतना किया इन्होंने, वो भ्रष्टाचार का पैसा इकट्ठा वो चुनाव के अंदर ये उसको लगाते हैं,
और सरकार का 650-700 करोड़ रुपया व्हाइट गवर्नमेंट का अपने ऐड में लगाते हैं। अच्छा। और तीसरी बात जो ना फ्री का ऐड शुरू कर देते हैं कि जी ये हम दे रहे हैं। अब जो देखता है गरीब आदमी और जो टीवी देखता है वो सोचता है जो सब बढ़िया बढ़िया हो रहा है। एक भी स्कूल के अंदर अगर निकम्मे केजरीवाल ने एक भी टीचर अगर भर्ती किया हो तो मुझे लिस्ट दे देगा, हमने ये टीचर भर्ती किए हैं। जो पुराने टीचर थे वही टीचर हैं। स्कूल की बिल्डिंग के अंदर रिश्वत आती है, पैसा खाते हैं, टीचर की सैलरी देने में कमीशन नहीं आएगा, इसलिए टीचर भर्ती नहीं हो रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। गैर टीचरों को पक्का करने का हमने वादा किया था। हम जब दिल्ली के अंदर आए हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी एक नहीं छोड़ेंगे, सबको रेगुलर करेंगे। एक आदमी को भी इन्होंने रेगुलर नहीं किया। और रहा जो दूसरी दारू की बात, शराब की बात, पहले ऐसे भ्रष्टाचारी नेता है। इससे पहले जब सत्ता में हम आए थे हमने कहा हम मोहल्ला वाइज मोहल्ला सभा बनाएंगे, मोहल्ला की महिलाएं मोहल्ला के लोग अगर आके कहेंगे कि ये दारू का ठेका पिछले 20 साल से चल रहा है पर हमको नहीं चाहिए, ये ठेका हटा दो, तो हटा दिया जाएगा। इन्होंने क्या करा, घर घर गली गली स्कूल के दरवाजे पे, मंदिर के दरवाजे पे, गुरुद्वारे के दरवाजे पे कोई जगह नहीं छोड़ी भ्रष्टाचारियों ने ठेका खोलने में। और कितनी बड़ी कलाकारी करी। दिल्ली के अंदर पहले तमाम सरकारी ठेके होते थे दारू के, क्योंकि पहले एक बार खराब दारू हुई थी जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर कुछ लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद में शीला दीक्षित के टाइम में डिसीजन लिया गया सब सरकारी ठेके हो गए, गवर्नमेंट के ठेके थे। एक चीज और, मैं टूरिज्म जैसा विभाग जो खत्म होने जा रहा था, शीला दीक्षित जी ने उन्होंने ठेकों दे दिया। अपने ठेकों के माध्यम से कर्मचारी की सैलरी निकलती रहेगी और ये विभाग टूटेगा नहीं, विभाग चलता रहेगा। इन निकम्मे आदमियों ने सारे सरकारी ठेके बंद किए, हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत ली और प्राइवेट आदमी को जो माफिया था दारू का उनको दे दिया। जिन लोगों के पास में फैक्ट्रियां थी, जिनकी कंपनियां थी, ऐसा कानून है, ऐसा कानून दिल्ली में भी है, सब जगह है, जिसके पास दारू की कंपनी होगी वो छोटे रिटेल में नहीं आ सकता। जिसके पास में दारू की कंपनी होगी वो L1 बीच का ठेकेदार नहीं बन सकता। पर या तो जिनकी कंपनियां वही ठेकेदार। और दूसरी बात एक और इन्होंने किया, गरीब आदमी अगर नॉर्मल आदमी ठेका नहीं ले सकता है, जो आदमी ठेका लेगा सर्कल बना दिए 30, एक सर्कल में 27 ठेके डाल दिए। और जिसके पास में 150-30 करोड़ रुपए जो ना मनी रखेगा और 150 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए जिसके पास रखे हैं वही आदमी चला पाएगा ठेका। कमांडो साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहता हूं कि अभी ये दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में इनकी लगभग जमानत जब्त हो गई, 95% सीटें इनकी जमानत जब्त हो गई। तो ये प्रधानमंत्री बनने का जो सपना ये देख रहे हैं और दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, इसमें इनका क्या साजिश है? किस तरह से ये लोगों को मोटिवेट करते हैं, अपने तरफ खींचते हैं? ये वहां पर भी गुजरात में भी जाके फ्री की बात कर रहे थे लेकिन लोगों ने नकार दिया, हिमाचल में भी ये फ्री की बात कर रहे थे, लोगों ने नकार दिया। ये क्या बातें हैं? दुनिया के अंदर अगर झूठ बोलने का अवार्ड मिलता अरविंद केजरीवाल को मिलता। पूरी दुनिया के अंदर इतना झूठा मक्कार आदमी है। सांसद राज्यसभा की टिकट से लेके बस की टिकट तक धोखाधड़ी करने लग रहा लोगों के साथ। अच्छा, ठीक जी जी। और दूसरी चीज, इससे पहले कोई बोलने वाला आगे नहीं आया था। जितने अच्छे लोग आम आदमी पार्टी बनाई थी वो सब धीरे धीरे छोड़ के चले गए और कोई आदमी इसके बीच में पढ़ना नहीं चाह रहा था इस भ्रष्टाचार की इनकी पोल खोलने के लिए। अब बहुत सारे जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं वो खड़े हो गए, बोलने लगे। और दिल्ली के अंदर बराबर वोट बैंक आ गया। अगला जो चुनाव होगा दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीट तो बीजेपी के सांसदों की आएंगी और दिल्ली की जो सरकार बनेगी, आने वाला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। निश्चित रूप से इस बार चुनाव में देखा गया जहां पर इनको पहली दफा 67 सीट और उसके बाद 63 सीट अभी वर्तमान में चल रहा है। लेकिन एमसीडी के चुनाव में जहां ये दावा कर रहे थे कि हम 180 सीट लेके आएंगे 250 में, तो इस बार इनकी परसेंटेज इतना कम क्या हुआ, क्यों हुआ है, इसका क्या रीजन हो रहा है? एक भी काउंसलर को टिकट बगैर पैसे लिए नहीं दिया। अच्छा, इतने जुल्मी आदमी है, इतने भ्रष्टाचारी आदमी है। एक बंदे का था हमारा जो संदीप भारद्वाज करके एक लड़का था, उसका पैसा भी खा गए, टिकट भी नहीं दिया, उसने बेचारे ने आत्महत्या करनी पड़ी।
ओहो। सुरेंद्र सिंह जैसे देशभक्त आदमी के पैसे खा के टिकट के नाम पे उल्टे भी नहीं दिए इन आपसे लोगों ने। कैसे इन्होंने पैसे मांगने का जरूरत किया? आपके नाम पे चुनाव लड़ा, 2 बार चुनाव आपके नाम पे ये जीते हैं पूरे दिल्ली में, तो फिर आपके साथ ये पैसे की क्या बात है? ये थोड़ा जनता को जानना चाहिए कि आपसे ये कैसे पैसे मांग रहे हैं टिकट के लिए। जितने भी भ्रष्टाचारी थे कांग्रेस के, वो सब आम आदमी पार्टी में आ चुके, कोई ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने दोनों चुनाव में अपनी इसको बी टीम है कांग्रेस की, इसके साथ समझौता और सिस्टम किया। उसके बाद जो है ना, ये हर एक आदमी से टिकट मांग लेंगे, 2 करोड़ लाओ, 3 करोड़ लाओ, 5 करोड़ लाओ, यहां तक 18 करोड़ रुपए जो ना इन्होंने टिकट के लिए लिए। उसी कड़ी में मुझे भी कहने लगे आप पैसा जमा करो, पैसा जमा करो। अरे मैं तो 25-30 लाख रुपए पेंशन का था मेरा, वो पैसा भी इनके पास जमा कर दिया, और जब वापिस मांगने की बात आई तो ये वापिस भी नहीं देते पैसा किसी का, जम कर जाते पैसा। अच्छा, कैसे तोड़ फोड़ कर थोड़ा बहुत पैसा वापिस दिया, पैसा भी खा गए पेंशन का। ये इतने जुल्मी और देशद्रोही आदमी, ये इनका चेहरा दिखा कुछ रहे हैं। ये जो ना शेर के जो भेष बना के दिखते हैं, ये गीदड़ है उस भेष में। ये मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत, चलिए, बहुत ही अच्छा रहा आज हम लोगों के बीच में सैल्यूट तिरंगा का ये जो कार्यक्रम। अभी आज हम लोगों का पहला एपिसोड है सच आपके सामने। इसमें दिल्ली और देश के मशहूर सेना के एनएसजी के सुरेंद्र सिंह कमांडो जी, 2 बार के विधायक हम लोगों के बीच में आए और बेबाकी से इन्होंने अपनी बात को रखा है। और हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये कार्यक्रम बहुत ही पसंद आएगा। आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दुनिया भर के अंदर इस वीडियो को आप फैलाइए। और पुनः हम 1 जनवरी को आपके बीच आएंगे एक नए हस्ती और एक नए लोगों के साथ। अभी तक यहाँ पर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद कमांडो साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।